हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स पेपर 2020 की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी आपके प्री के पेपर हुए हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। फॉर्मेट जानते हैं तो इसको हम 3 फॉर्मेट में कराते हैं। पार्ट 1 में आपके 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में आपके 50 क्वेश्चन, पार्ट 3 में आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। तो 2020 के पेपर की आज की हम बात करेंगे, पार्ट 2 की यहाँ पर बात करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब चक्र में। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें जो है गलत ऑप्शन का यहाँ पर जो है चयन करना है। तो देखो, यहाँ पर कुछ देश दिए गए हैं, उनकी राजधानी दी गई है, तो उसमें बताना है हमें गलत ऑप्शन कौन सा है। जैसे मोरक्को की राजधानी रबात है, ये सही है। ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस है, ये भी यहाँ पर सही है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, ये भी सही है। केवार्डे की राजधानी बमाको। देखो दोस्तों, जो बमाको है वो यहाँ पर केवर्ड की राजधानी नहीं है, बल्कि जो बमाको राजधानी है वो यहाँ पर माली देश की राजधानी है। क्लियर? तो माली देश की राजधानी बमाको है, और जो केप वर्ड की राजधानी है वो यहाँ पर प्राय है, ना कि बामाको। तो राइट आंसर आपका डी निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्रम से देख सकते हैं, जैसे मोरक्को की राजधानी रबात है, ट्यूनेशिया तो ट्यूनिस, मतलब समझ रहे हैं ना, इस तरह से मिल रहा है। ट्यूनेशिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीरियस, और केप वर्डे की राजधानी वो है, वो आपकी प्राय है, ना कि बामाको। बामाको राजधानी आपकी माली देश की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ पर पूछा है कि किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिलहाल बात करते हैं भूमध्य रेखा की। पहला गैवान, दूसरा सोमालिया, तीसरा ऑप्शन दिया भूमध्य रेखीय गिनी, चौथा ऑप्शन दिया रवांडा। तो देखो, गैवान और सोमालिया की बात करेंगे तो ये अफ्रीका के देश हैं, ठीक है। और यहाँ से होकर जो भूमध्य रेखा है वो हमारी गुजरती है। भाई, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से होकर जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो यानी कि जो राइट आंसर आएगा वो हमारा 3 और 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो है आपकी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से। इन देशों के नाम आप यहाँ पर 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमसे पूछा है कि प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी कि TFR क्या होनी चाहिए। देखो, पहले प्रतिस्थापन स्तर आपको पता होना चाहिए। प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर जनसंख्या ना तो उसमें वृद्धि होती है, ना तो जनसंख्या की वृद्धि यहाँ पर बढ़ने के साथ साथ घटती है। मतलब जनसंख्या जो है यहाँ पर शून्य हो जाती है। तो जनसंख्या ना ही यहाँ पर बढ़ती है और ना ही घटती है, तो उसी को हम यहाँ पर प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। और उसी के बारे में पूछा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो जनसंख्या की कुल TFR यानी कि कुल प्रजनन दर जो है वो क्या होनी चाहिए। तो वो आपकी पहला ऑप्शन दिया 1.0, 1.6, 2.1, 2.3। तो देखो, यहाँ पर जो TFR होनी चाहिए वो आपकी 2.1 होनी चाहिए। तो प्रतिस्थापन स्तर हमने बता दिया। प्रजनन स्तर क्या होता है कि 15 से लेकर 55 ईयर तक किसी महिला ने कितने बच्चों को टोटल यहाँ पर जन्म दिया है, वो यहाँ पर बात हो रहा है। तो टोटल जो यहाँ पर आपका TFR होना चाहिए वो यहाँ पर 2.1 होना चाहिए। वर्तमान की बात करेंगे तो वो यहाँ पर 2.3 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें बताना है कि किस नगर जो है, किस जनगणना में 10 लाख की, मतलब उनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो गई। तो जैसे कानपुर के बारे में बताना है और हमें लखनऊ के बारे में बताना है। देखो, PYQ को हम बहुत ही अच्छी और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। और ये मत देखिए आपकी 50 मिनट का वीडियो है कि 60 मिनट का है। आप एक बार स्टार्ट करिएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि 50 मिनट कब मेरे बीत गए हैं। इतनी मज़ेदार आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है। तो देखो, अगर कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में जो 10 लाख लोगों की संख्या हुई थी वो यहाँ पर 1971 में हुई थी। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करेंगे लखनऊ की तो 1981 में यहाँ पर जो है 10 लाख प्लस जनसंख्या हो गई थी लखनऊ की, ठीक है। तो 1971 और 1981 में जो है कानपुर और लखनऊ जो है यहाँ पर 10 लाख ही नगर बन गए। अब जैसे 10 लाख ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो कभी कभी क्वेश्चन अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको इंग्लिश में समझने का प्रयास कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था है उसके संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है भाग 9 में दिया गया है, भाग 6 में दिया गया है,
भाग 3 में दिया गया है या फिर भाग 4 में दिया गया है। देखो पंचायती राज व्यवस्था के जो प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों वो आपके भाग 9 में दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भाग 9 में आपके जो हैं पंचायती संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और भाग 9 का में आपके जो है वो आपके नगरपालिका संबंधी प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राज्य संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं, भाग 5 में दिए गए हैं, 6 में दिए गए हैं और मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं वो आपके भाग 4 का में दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि तृतीय तल कब जोड़ा गया भारतीय संघात्मक व्यवस्था में। अब देखिए यह क्वेश्चन पढ़ा है तो नहीं समझ में आया, तो यहाँ पर समझना है। देखो 3 तल टोटल होते हैं आपके। प्रथम तल में दोस्तों बात होती है सेंटर की, द्वितीय तल में बात होती है यहाँ पर स्टेट की, और जो आपका तृतीय तल है इसमें बात होती है पंचायत की, ठीक है। जैसे आपका ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये आपके तृतीय तल के अंतर्गत आते हैं। तो यही आपसे पूछा है कि तृतीय तल कब जोड़ा गया था। पहला ऑप्शन दिया 1990, 1991, 1992, 1993। तो तृतीय तल जो है 1992 में यहाँ पर जोड़ा गया था। क्लियर। और इसका जो है संशोधन देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया और जो आपका नगरपालिका के लिए जो है वो यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब हमें बताना है यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। जैसे अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 के बारे में बात की है इन्होंने, सही है। तो अंतर्राज्य परिषद जो आर्टिकल 263 के अंतर्गत। फिर वित्त आयोग की बात करेंगे तो ये आपका आर्टिकल 280 के अंतर्गत, ये भी आपका सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण है जो वो आपका आर्टिकल 323 के अंतर्गत। संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे आर्टिकल 315 के अंतर्गत। देखो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो संघ लोक सेवा आयोग सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 315 के अंतर्गत नहीं है, बल्कि आर्टिकल 315 के अंतर्गत जो है आपका स्टेट PCS यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग भी इसके अंतर्गत आता है। तो क्लियर है। तो आर्टिकल 315 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्टेट PCS भी है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग का भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो राइट आंसर जो आएगा आपका D ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सही नहीं है हमें बताना है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर गलत ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। जैसे मूल कर्तव्य जो है वो आपके भाग 4A में है। फिर आपके बारे में बात की राज्य के बारे में, तो इन्होंने बताया कि राज्य जो है भाग 6 में आते हैं। क्या संघ और राज्य के अंतर्गत जो सेवाएं हैं वो आपकी इसके भाग के अंतर्गत आती हैं। और भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वो आपका भाग जो है 13 के अंतर्गत आता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो भारत का न्यायवादी है वो भाग 13 के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये आपका आता है आर्टिकल 376 के अंतर्गत। क्लियर है। तो ये आपका जो C ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो अटॉर्नी जनरल है वो आपका आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है और भाग 5 के अंतर्गत आता है, ना कि भाग 13 के अंतर्गत। क्लियर है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब कथन की बात करते हैं, कारण की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर मूर्त रूप से पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं लगातार। क्लियर है। फिर रीजन दिया गया है इन्होंने कि राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व शामिल हैं। ये देखो कारण भी सही है और व्याख्या भी यहाँ पर सही कर रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली जब इसमें शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूटी और चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आपका A निकल के आ जाएगा। देखो 1 से 2 बार आप क्लास करें, उसके बाद PDF को 4 से 5 बार पढ़ लेंगे तो एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी रटना नहीं पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस हैं फैक्चुअल जिनको रटना ही पड़ेगा, बाकी मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन है जो उनको हम यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और बाकी आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक क्यों कहा जाता है।
फिर रीज़न इन्होंने दिया है क्योंकि जो भारत की जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उसको यहाँ पर जो है न्यायिक परीक्षण करने का अधिकार है। तो देखो दोस्तों, भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है उसको अर्ध संघात्मक कहा जाता है, ये भी सही है। और यहाँ पर जो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और उसको यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू करने का भी अधिकार है, ये भी सही है। लेकिन कारण इसका ये नहीं है कि यहाँ पर न्यायिक परीक्षण करने का अधिकार है इसलिए भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसको अर्ध संघात्मक कहा जाता है, ये गलत है। इसको अर्ध संघात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो यहाँ पर सेंटर के पास ज़्यादा है स्टेट की तुलना में, इसलिए इसको यहाँ पर दोस्तों अर्ध संघात्मक कहा जाता है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या जो है यहाँ पर सही नहीं करता है। क्लियर? तो एक एक क्वेश्चन को समझते हुए हम चलेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन्होंने बताया कि किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ पर अपनाया गया। पहला ऑप्शन दे दिया इन्होंने 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। तो देखो, राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था दोस्तों वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यानी कि जो राइट आंसर आएगा वो आपका सी होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर संसद के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, यहाँ पर बताना है कि आर्टिकल 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा जो है संभव नहीं है। मतलब इन्होंने बताया कि भैया जो आर्टिकल 3 के अंतर्गत हैं उसमें हम संसद के द्वारा क्या यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नए राज्यों का गठन, फिर आता है राज्यों के क्षेत्रों में आपका परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्यों का प्रवेश। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बता दें कि अगर हम चाहें 2 राज्यों को मिलाकर उनको एक राज्य का निर्माण करें, चाहे हम 2 राज्यों को यहाँ पर एक टुकड़ों में डिवाइड कर दें, ठीक है, चाहे हम 2 राज्यों की यहाँ पर सीमाओं में परिवर्तन करें, तो ये सारे के सारे जो आपके फॉर्मेट हैं ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमें चाहे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना हो या राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना हो या राज्यों का गठन करना हो, ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल 3 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमें किसी नए राज्य को अपने भारत में शामिल करना है तो वो हमारा आर्टिकल 3 के अंतर्गत नहीं आता है बल्कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। तो ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। तो नए राज्यों का प्रवेश जो कि भारत के पहले से राज्य नहीं हैं, अगर हमें उनका प्रवेश कराना है तो वो यहाँ पर हम आर्टिकल 2 के अंतर्गत प्रवेश कराते हैं, ना कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब हमसे पूछा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद जो हैं वो आपके सिटीजनशिप से संबंधित हैं, उनके बारे में हमें बताना है। पहली बात दोस्तों, हमें यहाँ पर आर्टिकल भी पता होना चाहिए कि नागरिकता जो है किस भाग के अंतर्गत आती है। तो भाग के साथ साथ हमें आर्टिकल भी यहाँ पर पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर दे दिया आर्टिकल 3 से 10, आर्टिकल 4 से 11, आर्टिकल 5 से 11 और आर्टिकल 6 से 11। तो जैसे कि आपको अगर आर्टिकल पता है कि जो नागरिकता है वो आपके आर्टिकल 5 से 11 से संबंधित है, लेकिन हमें इसका भाग भी पता होना चाहिए। तो नागरिकता जो है आपकी भाग 11 के अनुच्छेद 5 से 11 में स्थित है। क्लियर है? ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब डीपीएसपी के बारे में पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है। देखो, सच बता रहा हूँ, अभी तक हमने जितने पेपर कराए हैं उनमें से 2020 का पेपर जो है ना बहुत ही ज़्यादा टफ था। क्लियर? मतलब इतने ज़्यादा इसमें क्वेश्चन सुमेलित वाले करने थे और मतलब 1 और 2 कथन पता है तब भी यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहे थे। अब आर्टिकल 39A के बारे में बताया इन्होंने कि जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है, ये भी सही है। आर्टिकल 44 समान नागरिक सहायता। तो देखो 4 और 4 हमें पता है ये दोनों समान है, तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? समान है तो समान नागरिक संहिता से संबंधित हो जाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। फिर कह रहा है कि आर्टिकल 48 जो है वो यहाँ पर न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करता है। तो हमसे पूछा है यहाँ पर कि गलत ऑप्शन हमें बताना है कौन सा है। तो गलत ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका डी आएगा, यानी कि मेरा राइट आंसर डी आएगा। क्योंकि दोस्तों जो न्यायपालिका है और उसका जो कार्यपालिका से पृथक्करण है वो यहाँ पर आर्टिकल 50 के अंतर्गत है, ना कि आर्टिकल 48 के अंतर्गत। तो राइट आंसर जो आएगा वो आपका डी आएगा और जो पृथक्करण है वो यहाँ पर आपका आर्टिकल 50 के अंतर्गत है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनको हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो यही पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, भूमिका नहीं होती है, मतलब नहीं लगा है। तो यहाँ पर हमें जो बताना रहेगा वो यहाँ पर गलत ऑप्शन को बताना रहेगा। क्लियर? तो
संसद की भूमिका किसको हटाने में नहीं होती है, तो जैसे पहला ऑप्शन दिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जो यूपीएससी के प्रेसिडेंट रहते हैं अध्यक्ष, उनकी बात कर रहा है, फिर यहाँ पर सीएजी की बात कर रहा है। देखो संसद की भूमिका जो होती है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको भी हटाने में रहती है, हाई कोर्ट के जज हैं उनको भी यहाँ पर रहती है, और जो सीएजी यानी कि भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनको भी हटाने में भूमिका रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं या यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं उनको यहाँ पर संसद नहीं हटा सकता है। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी सबसे पहले, और सुप्रीम कोर्ट जब जांच कर लेगी और जांच में सही पाया जाएगा तब यहाँ पर राष्ट्रपति ही यहाँ पर जो है यूपीएससी के चेयरमैन को हटा सकते हैं, ना कि संसद। क्लियर? तो आएगा राइट आंसर मेरा केवल 3, डी आपका सही हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है, इसके बारे में हमें बताना है। अब देख लो, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहा है। अब यार हमने आपको इतने पीवाई क्यों कराए हैं, तो लगभग हर क्वेश्चन आपका पूछा गया है लोक लेखा समिति के बारे में, मतलब प्रत्येक साल आपका ये पूछा ही जाता है लोक लेखा समिति को लेकर। अब आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, और लोकसभा से कितने मेंबर्स होते हैं, और राज्यसभा से यहाँ पर कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में प्राक्कलन समिति के बारे में पूछा है कि सबसे बड़ी कौन सी है, फिर लोक उपक्रम समिति के बारे में, फिर कह रहा है याचिका समिति के बारे में। देखो जो सबसे बड़ी समिति होती है दोस्तों वो आपकी प्राक्कलन समिति होती है, और इसमें आपको टोटल 30 मेंबर होते हैं। क्लियर है? इससे ज़्यादा मेंबर जो हैं किसी भी कमेटी में यहाँ पर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी होती है, और ये 30 के 30 सदस्य आपके लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का कोई भी इनमें सदस्य नहीं होता है। क्लियर? और वहीं अगर हम लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों आपके टोटल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा के टोटल आपके 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के आपके टोटल 7 सदस्य होते हैं। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखो अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछ लिया कि बताना है हमें। फिर इन्होंने कह दिया कि राष्ट्रपति जो है किसी भी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं उनकी योग्यताएं रखता हो। क्लियर? उसके बाद कह रहा है इन्होंने कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। अब देखो हिंदी में पढ़ने में ये दूसरा वाला ऑप्शन है, पढ़ने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, हालांकि इसमें हमने इंग्लिश में नहीं मतलब इसको ऐड किया है, बट आप अगर पेपर दोनों फॉर्मेट में आता है हिंदी और इंग्लिश में, तो अगर हिंदी में नहीं आता है कभी कभी तो आप लोग उसको इंग्लिश में रीड कर लिया करें। अब जैसे यहाँ पर बता रहा है कि जो संसद है वो यहाँ पर महान्यायवादी को इतना जो है पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, तो देखो यहाँ पर संसद अवधारित नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर जो करेंगे वो यहाँ पर प्रेसिडेंट करेंगे। क्लियर है? तो नियुक्ति करेंगे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो 1 मिनट, जैसे नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति वो तो ठीक है, लेकिन उसकी नियुक्ति करेगा जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक यहाँ पर योग्यताएं रखता हो, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर जो है संसद अवधारित नहीं करता है बल्कि प्रेसिडेंट अवधारित करता है, तो ये आपका गलत आ जाएगा। ठीक है? तो राइट आंसर जो निकल के आएगा मेरा वो केवल 1 सही है निकल के आएगा। क्लियर? तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है पारिश्रमिक जो है आपकी संसद नहीं तय करती है बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर निर्धारित की जाती है। फिर हमसे पूछ लिया दोस्तों कि गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। कब हो सकती है? सामान्य विधेयक पर, धन विधेयक पर, संवैधानिक संशोधन विधेयक पर, विनियोग विधेयक पर। देखो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, पहली बात आपको पता होना चाहिए वो आर्टिकल 108 के अंतर्गत होती है। ठीक है? इसके अंतर्गत यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा जो है यहाँ पर ज्वाइंट मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन वो आपकी सिर्फ और सिर्फ सामान्य विधेयक पर हो सकती है, मनी बिल पर नहीं हो सकती है। ठीक है? उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक पर भी नहीं होती है। तो जो होती है ज्वाइंट सिटिंग वो आपकी सामान्य विधेयक पर होती है। क्लियर? तो ये देख सकते हैं आर्टिकल 108 के अंतर्गत यहाँ पर जो है संयुक्त बैठक होती है, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, और बुलाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे इन्होंने अनुच्छेद दिए हैं फिर उनको हमें सम्मिलित करना है। ठीक है? प्रावधानों को। अब जैसे कि आर्टिकल 61 की बात की है इन्होंने, तो जैसे कि दोस्तों पता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो है राष्ट्रपति पर हम यहाँ पर महाभियोग चलाते हैं। ठीक है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा देखेंगे किस किस ऑप्शन में, पहले का तीसरा इसमें नहीं, इसको बाहर हो जाएगा, इसमें भी नहीं है इसको भी हम बाहर कर देंगे, इसमें भी नहीं है इसको भी बाहर कर देंगे, इसमें है तो इसको हम यहाँ पर सही रखेंगे, यानी कि मेरा जो ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। क्लियर?
अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मान लो किसी को आर्टिकल 61 के बारे में नहीं पता है, उसको पता है आर्टिकल 67 खा के बारे में। मान लो बहुत से ऐसे मेरे दोस्त होंगे जिनको पहले ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, बल्कि आर्टिकल 67B के बारे में पता है। तो देखो आर्टिकल 67B के बारे में पता है तो उनको पता है कि हम जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, एक्चुअली दोस्तों सावन का महीना है तो कावड़ लेके लोग जाते हैं, तो इसलिए नॉइस के चक्कर में मैंने क्लास को पॉज किया। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया आर्टिकल 61 जो है यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं, तो आर्टिकल जो है 2 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो पहले का दूसरा देखना हमें, पहले का दूसरा इसमें है, पहले का दूसरा इसमें है, डी ऑप्शन कट जाएगा, सी ऑप्शन कट जाएगा। अब आर्टिकल 67B की बात करेंगे तो इसमें जो है राष्ट्रपति को यहाँ पर हटा सकते हैं, क्लियर है। तो बी का जो मेरा निकल के आएगा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन निकल के आएगा। आर्टिकल 94 की बात करेंगे तो यहाँ पर हम दोस्तों स्पीकर को हटाते हैं, तो यानी कि सी का चौथा, ठीक है। तो सी का चौथा, सी का चौथा, हालांकि बी का तीसरा इसमें है तो ये आपका सही आएगा, बी का तीसरा इसमें नहीं है तो ये आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 90 की बात करेंगे तो इसमें जो है राज्य के जो उपसभापति हैं उनको यहाँ पर हटाते हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। ये आपको पता भी होना चाहिए किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। अब ये बता रहे हैं कि राज्यों में जो मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री परिषद की संख्या यहाँ पर हो सकती है, न्यूनतम बतानी है, ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए, पहले हम मैक्सिमम संख्या की बात करेंगे। मान लो वर्तमान में हम यूपी की बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे टोटल विधानसभा सदस्य हैं 403। अब कितने अधिक से अधिक यहाँ पर जो है मंत्री परिषद हो सकते हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री को मिला के तो यहाँ पर कितनी भी विधानसभा की संख्या उसका हम 15% निकाल देंगे, ठीक है। और दोस्तों ये आपके राज्य पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि ये चीज़ आपके लोकसभा पर भी लागू होती है, यानी कि जितने भी लोकसभा सदस्य रहते हैं, जैसे वर्तमान में 543 हैं, तो उनको जो है हम 15% निकाल देंगे, जितना आएगा उतने ही यहाँ पर जो है मंत्री परिषद में मंत्री हो सकते हैं। और अगर हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य में भी अगर जितने विधानसभा सदस्य रहेंगे उनका 15% निकाल सकते हैं। ये हमने बात कर लिया कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूनतम की, तो न्यूनतम संख्या जो हो सकती है वो 12 हो सकती है, इससे कम यहाँ पर मंत्री नहीं हो सकते हैं, क्लियर। तो राइट आंसर हमारा जो है 12 आ जाएगा। और बाकी दोस्तों आपको बता दें जल्दी हम जो है एनसीईआरटी का बैच आपको शुरू करने जा रहे हैं, और ये बैच आपका बिल्कुल फ्री है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी आपको लगता है किसी को शेयर किया जाए तो आप उसको कर सकते हैं, किसी की मदद हो सकती है। और बाकी हमारे और भी फ्री कोर्सेज वर्तमान में जो चल रहे हैं वो आपके लास्ट 10 ईयर्स पेपर आप इस समय कर ही रहे हैं, और बाकी जीएस की क्लासेस भी हम यूट्यूब पर चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अभी तक जो, ऐसा कि आपको पता है सबसे ज़्यादा डर जो लगता है लोगों को, वो करंट अफेयर को यहाँ पर डर रहता है, तो उसको दूर करने के लिए हमने द हिंदू, पीआईबी और द इंडियन एक्सप्रेस के निचोड़ को हमने जो निकाला है, और यहाँ पर जो हम करंट अफेयर करा रहे हैं वो आपका मंथली वाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने जनवरी 2026 का यहाँ पर करंट अफेयर करा दिया है, लगभग पूरे महीने का करंट अफेयर हमने सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट में कराया है, सॉरी 50 घंटे नहीं 50 मिनट में। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर पीडीएफ भी हमने फ्री में दे दी है। इसी तरह से हम फरवरी का भी कराएंगे और मार्च का भी कराएंगे, तो पूरा आपका मंथली वाइज करंट अफेयर भी करा देंगे, उसका भी आपको टेंशन नहीं लेने का। बस आप लोग यहाँ पर सपोर्ट बनाए रखें और चिल्ड करें दोस्तों। फिर आ रहे हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर पूछा है हमसे कि कौन सा आर्टिकल जो है सीबीसी का वर्णन करता है। देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग, मतलब कि जो सरकारी विभाग हैं उनमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था, और ये किस अनुच्छेद का यहाँ पर वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन दे दिया आर्टिकल 268, आर्टिकल 280, आर्टिकल 276, इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये किसी आर्टिकल के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, बल्कि ये आपका संवैधानिक निकाय है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये आपका वैधानिक निकाय है, बल्कि किसी आर्टिकल के अंतर्गत नहीं है। बाकी जैसे वित्त आयोग है वो आपका आर्टिकल 280 के अंतर्गत है, ये सब आप देख लें। आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा है 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को यहाँ पर विशेष स्थिति प्रदान की गई है, तो ये हमें बताना है। तो आर्टिकल 371 जे के अंतर्गत बताना है कि किस क्षेत्र को यहाँ पर विशेष स्थिति प्रदान की गई। नागालैंड, महाराष्ट्र और गुजरात, लद्दाख, हैदराबाद और कर्नाटक। अब देखो यार इसमें तो कुछ समझाने वाला है नहीं, तो सीन इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो हैदराबाद और कर्नाटक जो है इसका राइट आंसर आवेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये देख सकते हैं कि 98 जो संविधान संशोधन हुआ था 2012 के द्वारा यहाँ पर, ओके,
अब बात करते हैं संविधान के आधारभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताना कि इस सिद्धांत को किसने स्पष्ट किया था। पहला ऑप्शन दिया है गोलकनाथ बाद 1967 में, दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों केशवानंद भारती बाद 1973, शंकरी प्रसाद बाद 1951, 1965 में सज्जन सिंह बाद में बात की गई है। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस सिद्धांत को दिया था दोस्तों केशवानंद भारती बाद 1973 में, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें देखो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है ना, देखो भारत की संसद है ना, भारत की संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन दोस्तों जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा आपका, आधारभूत ढांचे जो रहेंगे, उनमें यहाँ पर संसद भी यहाँ पर चेंज नहीं कर सकती है और ना ही उनको मिटा सकती है। क्लियर है। तो देखिएगा ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है और ये भारत का संविधान है। तो इसमें संसद तो चेंज कर सकती है, मतलब यहाँ पर नियम कानून बनाकर संसद जो है विधेयक लाकर यहाँ तो परिवर्तन ला सकती है, लेकिन यहाँ पर जो आधारभूत ढांचा है ये आपका संविधान संसद के द्वारा भी यहाँ पर चेंज इसको नहीं किया जा सकता है। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और ये आपका जो है केशवानंद भारती बाद 1973 में अंतर्गत आया था, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। आते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन अधीक्षण निर्देशन निहित होता है। अब यार सीधी सी बात है, देखो सिंपल बताएं, क्वेश्चन को मार दो गोली। यहाँ पे पंचायत की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है, पंचायत के जितने भी काम होंगे, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, या नगर पालिका हो, या नगर निगम हो, तो इन सभी के जितने भी चुनाव के काम है वो आपके जो आते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं। इनका आपका जो है केंद्र से कोई भी संपर्क नहीं होता है या संबंध नहीं होता है। तो ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। देखो यार एक एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ। और पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, कितना भी सर्च कर लें, पूरे यूट्यूब पे आपको ईयर 22 PPI क्यों आपको मिलेगा ही नहीं। और हम तो यहाँ पर आपको वीडियो भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ PDF भी फ्री दे रहे हैं, कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर पहली बार हैं तो ज्वाइन करें टेलीग्राम को और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें तो हमने बता दिया है, क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछ लिया इन्होंने, तो उसके बारे में बताना है कि इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन दे दिया इन्होंने जीवन प्रत्याशा, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, फिर कह रहा है सामाजिक असमानता। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता है, वो यहाँ पर आपका सामाजिक असमानता को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। ठीक है। स्वास्थ्य को यहाँ पर शामिल किया जाता है, नॉलेज को, जीवन स्तर की भी, जीवन जीने का स्तर कैसा है व्यक्ति का, लेकिन यहाँ पर सामाजिक समानता को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया है गरीबी के अनुमान हेतु कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक, फिर आपसे पूछा है पारिवारिक उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय। तो देखो यहाँ पर गरीबी के अगर अनुमान की बात करनी है तो यहाँ पर फिर गणना विधि का उपयोग किया जा रहा है, कैलोरी का भी यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है कि कितनी कैलोरी मिल रही है, पारिवारिक उपभोग व्यय यानी कि जो उपभोग व्यय है उसको यहाँ पर शामिल किया जा रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम को यहाँ पर शामिल नहीं किया जा रहा है गरीबी अनुमान में। तो गरीबी अनुमान में पर कैपिटा इनकम को शामिल नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका बी निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें हमसे बताना है कि किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। अब क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा है भाई साहब क्या क्वेश्चन कठिन आया है, सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको मैथ की तरह। देखो इसमें कह रहा है कि किस समिति ने जो है बताया था कि जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसके आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। मतलब एक समिति है, यहाँ पर 4 समितियाँ नीचे दी गई हैं, उनके बारे में बताना है कि किस समिति ने बताना है कि किसको कितना पोषक तत्व की ज़रूरत है, उसी के आधार पर इन्होंने गरीबी रेखा का भी निर्धारण किया था। पहला ऑप्शन दे दिया है इन्होंने अलग कमेटी, दूसरा ऑप्शन दे दिया इन्होंने लकड़वाला कमेटी, तीसरा ऑप्शन दे दिया इन्होंने तेंदुलकर कमेटी, चौथा ऑप्शन दे दिया इन्होंने रंगराजन कमेटी। नहीं पता है याद कर लो दोस्तों। यहाँ पर जो आपकी अलग कमेटी थी इसने यहाँ पर पोषक तत्वों का यहाँ पर निर्धारण किया था। ठीक है। इन्होंने बाहर कहा था भाई यदि कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है तो उसको वहाँ पर 2100 कैलोरी पर पर्सन को यहाँ पर चाहिए होगी। वहीं दोस्तों इन्होंने बात की थी गांव में रहने वाले प्रति व्यक्ति को यहाँ पर 2400 कैलोरी पर पर्सन यहाँ पर ज़रूरत होगी। तो ये आपकी अलग समिति ने यहाँ पर निर्धारित किया था। तो राइट आंसर आपका ए आएगा। इन्होंने ये यहाँ पर बताया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कल्चर ऑफ पॉवर्टी का विचार किसने
प्रस्तुत किया था। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी के बारे में बताना है। ऑस्कर लुईस, गुन्नार मेडल, अमर्त्य सेन, आशीष बोस। अब देखो यार, इसको भी हमको क्या है, याद ही करना पड़ेगा, फैक्चुअल है, याद करना पड़ेगा। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत दिया था वो आपका ऑस्कर लुईस ने यहाँ पर दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन्होंने बताया था कि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का वादा किया गया या रखा गया। देखो, हालांकि जो पेपर है आपका 2020 का है, ठीक है। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर कहा था कि जो देश की अर्थव्यवस्था को है हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बना देंगे। तो हालांकि वो यहाँ पर इन्होंने लक्ष्य रखा था क्वेश्चन के हिसाब से, उस समय के हिसाब से 2024 रखा था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 आ गया, बहुत सारी दिक्कतें हुई, उस कारण जो है भारत जो है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला जो है देश नहीं बन सका। अब दोस्तों, यहाँ पर जो नया क्वेश्चन पूछेगा 2027 के हिसाब से कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जो है प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया, वो दोस्तों यहाँ पर 2028 और 2029 यहाँ पर रखा गया। यानी कि 2028 और 2029 तक हम जो है $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था यहाँ पर हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हमें बताना है, अब ये 2024 भूल जाओ, अब इसको हमने रखा है 2028 से 2029 तक जो है हम यहाँ पर 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो है प्राप्त करेंगे। 2020-21 का है, तो दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, ये आपका आएगा नहीं। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हम नहीं कराते हैं, क्योंकि यार करंट अफेयर जो है आपका हर साल चेंज होता है, तो उसको हम दोबारा कराएंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी जब करंट अफेयर की क्लास करा रहे हैं तो उसको आप करिएगा, क्लियर। अब जैसे इन्होंने DMEO की बात कर ली है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन जो कार्यालय है, ये किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? PMO के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत, नीति आयोग के अंतर्गत। तो दोस्तों, विकास की बात हो या अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय है, ये आपका नीति आयोग के अंतर्गत आता है। यानी कि जो राइट आंसर आएगा वो आपका D आ जाएगा। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और किसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है, क्लियर। अब जैसे यहाँ पर दोस्तों ये बात की गई है इन्होंने कि कौन सा कथन जो खुदरा व्यापारी जो हैं और स्वरोजगार वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में पूछा है कि कौन सा इनमें ऑप्शन जो है गलत है। तो देखो, राष्ट्रीय पेंशन योजना के कौन पात्र हैं? 18 से 40 वर्ष के लोग इसके पात्र हैं, सही है। इनका वार्षिक लेन देन जो है वो टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, ये भी सही है। NPS के सदस्य भी इसके पात्र हैं। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि NPS के अगर सदस्य हैं तो वो राष्ट्रीय पेंशन योजना के मेंबर जो हैं नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका C आएगा। इसके अंतर्गत 3,000 रुपये का मासिक पेंशन सुनिश्चित है, ये भी आपका सही है। हमें गलत बताना है तो इसके नहीं पात्र नहीं है, अगर होता तो ये आपका सही, मतलब नहीं होता तब भी आपका जो है सही हो जाता। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पेंशन योजना जो है, इसकी शर्तें इन्होंने बता दी हैं। अगर आप इनके सदस्य हैं तो वो यहाँ पर राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर 2020-21 का क्वेश्चन है, अब इसको बाहर करते हैं, करंट अफेयर का है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया इन्होंने, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सी एक शामिल इसमें नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है पूरक पोषण टीकाकरण परिवार नियोजन, दूसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। तो देखो, ICDS यानी कि समन्वित बाल विकास परियोजना की बात करेंगे तो इसमें जो है एक शामिल नहीं है, वो आपका फैमिली प्लानिंग जो है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी टीकाकरण को भी इसमें शामिल किया गया है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की भी बात की गई है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की भी यहाँ पर बात की गई है। और इसमें दोस्तों आपको बता दें कि जो 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष तक के बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताओं को भी इसमें जो है शामिल किया गया है, और फैमिली प्लानिंग को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। अब ये बताना है, देखो कालक्रम के अनुसार इनमें हमें व्यवस्थित करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्रम में लगाना कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। अब देखो ये तो यार रटना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको रटना पड़ेगा। तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों हुई थी, वो आपकी हुई थी 1982 में। इस तरह से आप रटेंगे। जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके बारे में बताना है, उनकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों जो इनकी स्थापना हुई थी आपकी 1992 में, क्लियर। क्रम में लगाना है ना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में पूछा गया है, तो किसान क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो आपकी 1998 में हुई थी,
फिर बात करेंगे आरआरबी की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 1975 में, 1975 में। अब क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा 1975, यानी कि चौथा ऑप्शन पहले आएगा मेरा। उसके बाद 1982 में स्थापना हुई थी नाबार्ड की, तो पहला ऑप्शन आएगा। उसके बाद देखेंगे 1992 में हुई थी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो आपके हैं स्वयं सहायता समूह, उनकी बात हुई थी। फिर दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट में स्थापना होती है 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की, तो तीसरा आएगा। 4 1 2 3 आप देख लें, 4 1 2 3 ये आपका ये ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, 4 1 2 3। तो ये तो यार याद करना पड़ेगा, इसके बारे में हम क्या ही कहें। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर फायर अलार्म के बारे में पूछा है कि फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया फोटो सेल, पानी का शोर सेल, और आपका इनमें से कोई नहीं। देखो फायर अलार्म क्या होता है, इसमें देखो आपको बता दें, इसमें जो उपयोग किया जाता है फोटो सेल का यूज किया जाता है। तो फायर अलार्म में जैसे ही इसमें पता है, अगर छोटी से छोटी भी आग होगी ना, तो ये इसका जो है अलार्म बोलने लगता है। तो उसमें जो यूज किया जाता है वो फोटो सेल का यूज किया जाता है। और आवांछित मौजूदगी का भी पता लगाने, मतलब कम से कम अगर आग भी होगी ना, तो भी यहाँ पर पता लग जाएगा, अलार्म जो है इसका बोलने लगता है। सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। सोडियम, तो सोडियम के बारे में बताना है। तो सोडियम को दोस्तों यहाँ पर जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, तो पहले का चौथा देखना है। तो पहले का चौथा देखो किस ऑप्शन में है, ये दोनों बाहर हो जाएंगे। पहले का चौथा इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में है, तो इसको हम होल्ड करेंगे इन दोनों को। पारा की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर पे ये जो है लिक्विड, मतलब कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। तो यहाँ पर बी का जो आएगा, बी का दूसरा देखेंगे तो बी का दूसरा इस ऑप्शन में भी है, और बी का दूसरा आपका इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी बाहर, यानी कि राइट आंसर सी निकल के आ जाएगा। ये तो हमने आपको तरीका बता दिया, लेकिन आपको पता तो भाई चारों होने चाहिए ना, क्योंकि मान लो एग्जाम में नहीं पता। ये तरीका मैं इसलिए बता देता हूँ ना, कहा कि अगर क्वेश्चन कभी टफ आ जाए एग्जाम में, तो आप जो इसको आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर तरीका बताता हूँ। फिलहाल सोडियम जो है इसको आसानी से काट सकते हैं। पारा की बात करेंगे तो ये टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है। चांदी की बात करेंगे तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है, मतलब चांदी पर अगर लाइट प्रवाहित करेंगे तो आपको बता दें उसमें सबसे कम लॉस होता है, वो यहाँ पर लाइट का होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका चांदी के बाद अगर आता है तो सबसे अच्छा सुचालक है, तो दोस्तों आपका तांबा है। यानी कि हमारे घरों में जो आपके बिजली के तार यूज होते हैं उनमें कापर होता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे चांदी। एक्चुअली चांदी बहुत ही महंगी आती है, तो भाई कौन लगवाएगा, तो इसलिए वहाँ पर दूसरे नंबर पे तांबा है, उसका यूज किया जाता है। शीशा या लेड ऊष्मा का कुचालक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। अब देखो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोप्लास्टिक के बारे में पहले जान लो यार। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इसका देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या आएगा, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, और टेम्परेचर अगर इसका कम हो जाएगा तो ये ठोस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये आपका थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। अब उसमें हमें बताना कि थर्मोप्लास्टिक क्या है। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरिन, नियोप्रीन, पॉलीथीन। तो देखो पॉलीथीन और टेफ्लॉन ये आपका पॉलीस्टाइरिन है, ये आपको थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है, ये आपका थर्मोप्लास्टिक है। वहीं दोस्तों नियोप्रीन है, ये आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है, ये आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो आप देख सकते हैं जैसे पॉलीथीन है, पन्नी का अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आपको पता है पिघलने लगती है ना, तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और टेम्परेचर कम कर देंगे तो सॉलिड रहेगा। तो तापमान बढ़ने पर कोमल और तापमान गिरने पर जो है आपका जो है ठोस हो जाते हैं, ये हैं। और आपका जो है नियोप्रीन है, ये आपका बता दें एक संश्लेषित रबड़ है नियोप्रीन। क्लियर। कृत्रिम पदार्थ नहीं है, देखो कृत्रिम पदार्थ नहीं है, मतलब इसमें बताना है भाई जो कि यहाँ पर नेचुरल की बात करा, यानी कि प्राकृतिक। नेचुरल क्या है, तो फाइब्रिन, लेक्सान, टेफ्लॉन, नियोप्रीन। दोस्तों यहाँ पर जो कृत्रिम पदार्थ नहीं है वो यहाँ पर फाइब्रिन है, क्योंकि फाइब्रिन जो है आपका यहाँ पर नेचुरल है। क्लियर है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फाइब्रिन जो है दोस्तों यहाँ पर जो हमारे खून में कभी कभी ब्लड में थक्का जम जाता है। ठीक है, तो वो थक्का जमता है वो आपका फाइब्रिन की वजह से जमता है। तो ये नेचुरली मतलब शरीर में पाया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए। फाइब्रिन जो है यहाँ पर फिलेटलेटस के साथ मिलकर जो है रक्त का थक्का बनाता है, और ये आपके मानव निर्मित जो है कृत्रिम है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। ये हमको बताना है नीला थोता क्या है। नीला थोता उसके बारे में बताना है। योशीन के बारे में, देखो योशीन जो है आपकी लाल सियाही है, तो बी का तीसरा देख लो यार। ठीक है, तो बी का तीसरा आप देखेंगे तो बी का तीसरा इसमें भी है, बी का तीसरा इसमें भी है, बी का तीसरा इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो मतलब 3 ऑप्शन बचे हुए हैं मेरे पास। ठीक है, नीला थोता क्या है, तो नीला थोता आपके बारे में बता दें दोस्तों। नीला थोता आपका जो है
1 मिनट देख ही लेते हैं। नीला तोता आपका कवकनाशी है, क्लियर है। अब यार हर क्वेश्चन हमको भी नहीं पता है, क्लियर है। अगर हमको भी हर क्वेश्चन पता होता, हमारा भी यहाँ पर सिलेक्शन अभी तक हो गया होता। तो नहीं पता है, देख लो क्या दिक्कत है। तो नीला तोता जो है आपका कवकनाशी, योशीन लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, और जो आपका कृंतकनाशी है वो आपका जिंक फॉस्फाइड। याद करने वाले हैं फैक्चुअल। किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा जो है पाया जाता है, लोहा किस में पाया जाता है वो आपको बताना है। क्लोरोफिल, कोलेजन, मायोग्लोबिन, केरोटिन। तो देखो दोस्तों, जो लोहा पाया जाता है वो आपका पाया जाता है मायोग्लोबिन में। ऐसा है कि जब फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। इस तरह से ही आपको पता होना चाहिए। तो जब फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन मिलके क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब मांसपेशियों में होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है और इसी में जो है आयरन रहता है, क्लियर। कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, हींग, शिलाजी, सुहागा। कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है वो आपका हींग प्राप्त किया जाता है। भारत में कहाँ कहाँ होता है ये आपको यहाँ पर देख लेना है, क्लियर। बाकी आज के मेरे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर होते हैं समाप्त। बिल्कुल हमने मलाई फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, आपको रटना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन। अगर आप एक बार क्लास कर लेंगे तो आपको दिमाग में फीड हो जाएगा। अगर दिमाग खोल के कर ली, एक एक क्वेश्चन को हमने तोड़ तोड़ के बताया है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब तो कर ही दें यार, और शेयर ज़रूर कर दें। इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारा जो है जैसे ही हमारे 1 के मेंबर्स होंगे तो हम यहाँ पर 2 क्लास आपकी लेना स्टार्ट कर देंगे। बाकी सपोर्ट बनाए रखें, PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, NCERT की क्लास जो है मंडे से हम आपकी स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। आज आपका जो है सैटरडे है, सैटरडे संडे मंडे, तो परसों से आपकी जो है क्लास देखने को मिल जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।